वजह से ये कि हम लोगों पर जिम्मेदारी सरकार की सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, जनता की सेवा करना, प्रॉफिट कमा के देना, सरकार को डिविडेंड देना, हर तरह के सारे काम करने हैं हम लोगों को, उसी में से अपना वेतन भी निकाल रहा है। 27 की जो स्ट्राइक थी, इसका एग्जैक्ट एजेंडा क्या था सर? 2015 से हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं भारत सरकार से कि जैसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 5 डे वर्क वीक इम्प्लीमेंट है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी 5 दिन का कार्य दिवस लागू किया जाए। लेकिन अपनी बात मानने के बाद भी, समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी 2 साल से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, IBA के पास जा रहे हैं, सरकार से चर्चा हो रही, उसके बाद भी इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो 27 तारीख का हमारा एजेंडा विवशता और हमको स्टेप पर जाना पड़ा कि जिस बात को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है, लिखित में जिस पर समझौता हो चुका है, उस बात को जमीनी स्तर पर लागू करना है। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बहुत जरूरी है, लोगों को पता होना चाहिए उनका पैसा कहाँ जा रहा है, किसने लिया है, किन लोगों ने रखा है। तो हमारी ये 3 मेजर डिमांड है: प्राइवेटाइजेशन, मर्जर अगेंस्ट में, और NPA के मैटर, MPA की रिकवरी को स्ट्रॉन्ग किया जाए और लोगों के नाम सामने किए जाए। तो उसके बाद उन 4 लोगों की मोनोपोली हो जाएगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान आम जनता का होगा। वो अपनी शर्तों पे काम करेंगे। वो दिन पहले ICICI बैंक ने मिनिमम बैलेंस रिकॉर्ड में 50,000 कर दिया था। इसमें जनता नुकसान किसका होता? कर्मचारी को नुकसान नहीं, जनता में पर नुकसान नहीं। ये सिर्फ एक लाइव एग्जाम्पल है आपके लिए। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये जनता के हितों पे लड़ रहे हैं। लगातार मीटिंग्स हो रही है, हर 2-3 महीने बाद मीटिंग होती है, उसके बाद भी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जैसे ये कहा जाता है कि बैंकर्स छुट्टी मांग रहे हैं, ये मिथ कैसे बस्ट किया जा सकता है? कैसे करेंगे ऑफिस? आप इसको छुट्टी की तरह देते हैं। हम कह रहे हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा समय मांग रहे हैं, जिससे हम उस समय को सदुपयोग करके आपकी सेवा में, जनता की सेवा के लिए थोड़ा और अच्छे मन से, थोड़ा फ्रेश माइंड से, थोड़ा स्वस्थ मन से काम कर सके। तो छुट्टी नहीं है, ये कहिए कि अब जो स्थिति बन गई है, ये कहीं ना कहीं जान पर बधाई है। नमस्कार, द बेंचमार्क पॉडकास्ट पावर्ड बाय इको हरियाली में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट गुरदीप कौर के। आज ही इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों बहुत चर्चा में रहा, 5 डेज बैंकिंग स्ट्राइक। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में श्री धनंजय सिंह जी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट द बेंचमार्क। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में और अपने रोल के बारे में, यानी के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ प्लीज बताएं। मेरा नाम धनंजय सिंह है। मैं कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से और हमारी जनता से रूबरू होने के लिए। कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन कैनरा बैंक में सुपरवाइजरी कैडर, यानी कि अधिकारी से लेकर मुख्य महाप्रबंधक तक जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनका एक ट्रेड यूनियन है, उनका संगठन है। और कैनरा बैंक में हमारे 50,000 सदस्य हैं। और कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, यानी इसमें शॉर्ट में IBOC बोलते हैं, उससे संबंध है। IBOC के पूरे देश के 3.5 लाख सदस्य हैं। और इस तरह IBOC अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता है। IBOC भी अधिकारी संगठन का ही एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। सारे कर्मचारियों का जो ट्रेड यूनियन है, यूनाइटेड फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन बोलते हैं, ये जो सभी बैंकों के सभी वर्ग के कर्मचारी, सब स्टाफ से लेकर, यानी जिसको आप लोग प्योन बोलते हैं अपनी भाषा में, प्योन से लेकर चीफ जनरल वाले तक जितने भी सारे कर्मचारी होते हैं, उनका अलग अलग 2 संगठन है। उन संगठनों का संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है बैंक लेवल। फिर अपने कैडर से संबंधित जो संगठन है ऑल इंडिया लेवल पर, उससे जुड़ना, फिर सभी कैडर से संबंधित जो संगठन है ऑल इंडिया लेवल, उससे जुड़ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है। और पूरे देश में तकरीबन 60,60,000 के आसपास बैंकर्स हैं। अब जो सबसे आज का मेन टॉपिक है, जो 27 की जो स्ट्राइक थी, इसका एग्जैक्ट एजेंडा क्या था सर? 27 की स्ट्राइक का एग्जैक्ट एजेंडा ये था कि 2015 से हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं भारत सरकार से कि जैसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 5 डे वर्क वीक इम्प्लीमेंट है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी 5 दिन का कार्य दिवस लागू किया जाए। ये हमारी मांग 2015 से चली आ रही। 2015 में सरकार ने 2 सैटरडे आउट किया। उस समय सब 6 दिन वर्किंग होता था, लेकिन सारे शनिवार हाफ डे होते थे उस समय, जिससे हम लोग 5 दिन की डिमांड कर रहे हैं। भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए ये सुविधा 1985 से उपलब्ध है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1985 से रिजर्व बैंक खुद 5 डे वीक है। सेपी खुद 5 दिन काम करता है और मैक्सिमम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो वो 5 दिन काम करते हैं। कि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 6 दिन काम किया जा रहा है।
तो ये डिमांड हम लोगों की 2015 से चली आ रही है। उस स्टिल अब तक वार्ताएं और चर्चाएं चलती आ रही है। 2 साल पहले जब द्विपक्षीय समझौता हुआ आईबीए के साथ, संपार्क के साथ, बैंकिंग ट्रेड यूनियंस का, उस समय उन्होंने अब इस बात को एग्री किया था, मान गए थे इस बात को कि 5 टीओसी बैंकिंग वो लागू करेंगे। लेकिन अपनी बात मानने के बाद भी, समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी 2 साल से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, आईबीए के पास जा रहे हैं, सरकार से चर्चा हो रही, उसके बाद भी इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो 27 तारीख का हमारा एजेंडा विवशता और हमको स्टेप पर जाना पड़ा कि जिस बात को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है, लिखित में जिस पर समझौता हो चुका है, उस बात को जमीनी स्तर पर लागू करना है। यही हमारा मुख्य मुद्दा था 27वें हड़ताल का। तो ये 5 डेज में जो मेजर डिमांड थी वो क्या थी? फंडे में मेजर डिमांड सिर्फ एक ही है कि फास्ट दिनों की कार्यप्रणाली बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू की थी। यूनियन की ऐसी 3 डिमांड्स जो कि एक तरीके से पब्लिक को समझना ज़रूरी है। यूनियन की ज्यादातर डिमांड जो होती है वो आम जनता के हित के लिए ही होती है। मेरे 3 डिमांड जिसके लिए हम लोग काफी समय संघर्ष कर भी रहे हैं। सबसे पहला तो प्राइवेटाइजेशन की विरोध हम लोग कर, दूसरा मर्जर्स, और तीसरा हम लोग लगातार सरकार से, लोगों से अपील करते आ रहे हैं कि जनता का पैसा लेकर जिन लोगों ने जनता के पैसा हड़पा है कि एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, आप लोगों ने क्या सुना होगा कि जो लोग लोन लेते हैं, लोन नहीं चुकाते हैं, लोन चुकाकर फिर लोन ना चुकाकर पैसा हड़प ही लेते हैं। बैंकों में जो भी पैसा सारा सारा पैसा जनता का है। जनता का पैसा लेकर जिन लोगों ने नहीं चुकाया, यानी जनता के साथ धोखाधड़ी की है, हम लोगों ने सरकार से लगातार ये रिक्वेस्ट करते रहे, एटलीस्ट कम से कम उन लोगों की जानकारी जनता को दें कि उनके बीच में कौन से ऐसे लोग हैं। इस समय एक सीमा से निश्चित कर दें, 100 करोड़ 500 करोड़ जितना भी उनको उचित लगता है। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बहुत जरूरी है, लोगों को पता होना चाहिए उनका पैसा कहाँ जा रहा है, किसने लिया है, किन लोगों ने रखा है। तो हमारी ये 3 मेजर डिमांड है, प्राइवेटाइजेशन, मर्जर अगेंस्ट में, और एनपीए के मैटर, एमपीए के रिकवरी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, लोगों में नाम सामने किए जाए। प्राइवेटाइजेशन का असर आपने देखा होगा। सबसे पहले तो इसका लाइन एग्जाम्पल है, उदाहरण आप देख समझेंगे। अंतर समझ लीजिए एक सरकारी अस्पताल और एक प्राइवेट अस्पताल में। जो अंतर वहां पर है वही अंतर पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा। अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा, सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं आम जनता के लिए, आप इस बात जनधन योजना की बात करें या फिर मुद्रा योजना की बात करें, आंकड़े निकाल के देख लीजिए कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक स्कीम इम्प्लीमेंट किए, जबकि जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए, आम जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए बैंकिंग सर्विसेज के पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रोवाइड करा रहे। अगर प्राइवेट हाथों में इनको दे दिया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किस तरह से वो मुनाफा वसूली की जाए। जनता की सेवा और देश का इकोनॉमिक ग्रोथ, उससे इस बात का कोई मतलब नहीं था। तो हम लड़ रहे हैं जनता के लिए कि प्राइवेटाइज ना किया जाए बैंकों को। प्राइवेटाइजेशन से बैंक के कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होना है, ना हमारी सेवा शर्तों पे कोई असर आना है, ना हमारी वेतन कम होने हैं। ये सिर्फ जनता का होता है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। दूसरा, मर्जर की बात कर रही थी। मर्जर करने से कोई ज्यादा अच्छा असर समाज में नहीं आया और समय कोई पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट नहीं आया। असर सिर्फ ये है कि बैंकों की बहुत सारी प्रैक्टिस कम हो गई, स्टाफ जो जरूरत थे, जितने वैकेंसी जो बन रही थी अलग अलग बैंकों में, वो वैकेंसी खत्म हो गई। पिछले 5 साल पहले का आप आंकड़ा देख लीजिए, 5 साल के बाद का आंकड़ा देख लीजिए। अब 3 साल की बात है, 7.5 लाख कर्मचारी, बैंक कर्मचारी पूरे देश में 3 साल पहले भी 7.5 लाख थे, आज भी 7.5 लाख है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू जो पहले 19 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 7 पब्लिक सेक्टर बैंक खत्म हो गए, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू खत्म हो गया। और ये एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू ये आम जनता के लिए ही होता है। वैकेंसीज की बात कर रहे हैं अगर, तो जितनी रिटायरमेंट हो रहे हैं उतनी भी वैकेंसीज नहीं आ रही है आज के डेट में। मर्जर से एक इफेक्ट ये हुआ है, बिजनेस तो कोई अंतर नहीं पड़ा है, और मर्जर से एक नुकसान ये भी हुआ जनता को कि बस जितने कम संगठन होंगे, जितने कम एस्टेब्लिशमेंट होंगे, उतने ही ज्यादा मोनोपोली होगी। सरकार दे रही है कि इसको हम घटा के 4 कर देंगे। पहले जनता के पास ये विकल्प उपलब्ध था कि वो 19 लोगों के पास जा सकते थे अपने काम के लिए, अपने सेवा के लिए। धीरे धीरे उनके पास ये विकल्प होगा, सिर्फ 4 लोगों के पास जा पाएंगे। तो और वो 4 लोग अगर कल को कर्मचारी भी हो जाएंगे, जो कि सरकार का लॉन्ग टर्म काम है, जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF के डायरेक्शंस पे हो रहा है, तो उसके बाद उन 4 लोगों की मोनोपोली हो जाएगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान आम जनता का होगा। वो अपनी शर्तों पे काम करेंगे। वो तो पहले ऐसी बैंक ने मिनिमम वैसे रिकॉर्ड 50,000 कर दिया था, इसमें जनता नुकसान किसका होता? कर्मचारी को नुकसान नहीं, जनता में पर नुकसान नहीं। ये सिर्फ एक लाइव एग्जाम्पल है आपके लिए। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये जनता के हितों पे लड़ रहे हैं। तो 3 मुद्दे लगातार लड़ते आ रहे हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा है जो कर्मचारी अपने नहीं लड़ते। धनंजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर स्ट्राइक तक बात पहुंची फिर? देखिए,
2024 में समझौता हुआ था बैंक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन तथा यूनाइटेड वर्ल्ड बैंक से। उस समझौते में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने यह शुरू किया था सरकार से डिस्कस करने के बाद कि 5 दिन का कार्य दिवस 5 दिन कार्य दिवस ही लागू किया जाएगा, और उन्होंने सरकार को रिकमेंडेशन में भेज दिया था। 2024 से 2026 हो गया, 2 साल से लगातार हम उस बात को लागू करने के लिए, जिसके लिए ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, समझौता हो चुका है, उसे लागू करने की लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार आईबीए से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं। 2025 में भी एक बार हम लोगों ने स्ट्राइक की कॉल ली थी, क्योंकि बार बार कहने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी, लेटर्स देने के बाद भी, कई मीटिंग्स के बाद भी उस बात को लागू नहीं किया गया। 2025 में भी हम लोगों ने स्ट्राइक की कॉल ली थी, लेकिन उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इसको जल्दी ही पर निर्णय ले लेंगे। 1 साल उसका भी हो गया, सिर्फ वो वादे कर रहे हैं, जब समय दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कोई भी बात, और विशेष तौर पर वो बात जिस पर वो पहले से राजी हो चुके हैं, उसको सिर्फ लागू करने की बात है। अनंत काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। मजबूरी में जब नहीं सुनी हमारी बात, इस बार भी 3 दौर की वार्ता हुई हमारी। एक बार आईबीए से वार्ता हुई, 2 दौर की वार्ता चीफ लेबर कमिश्नर के साथ हुई, जो कंसल्टेशन मीटिंग करते हैं। 3 दौर की वार्ता के बाद इसे कोई हल नहीं निकला, सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन किसी भी तरह का नहीं निकला, तो व्यवस्था में हमको ये हड़ताल करनी पड़ी। अच्छा, तो क्या इस हड़ताल पे जाने से पहले क्या आपकी तरफ से आईबीए को या मैनेजमेंट को कोई ऐसा रिटर्न में गया था, लेटर वगैरह? लगातार आईबीए के साथ पिछले 2 साल से लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं, उससे मुलाकात, मीटिंग्स भी हो रही लगातार। और ना सिर्फ आईबीए बल्कि चीफ लेबर कमिश्नर के ऑफिस कार्यालय में एक कंसिलिएशन प्रोसेस चल रहा है हम लोगों का। 3-4 मांगे हम लोगों की है जो काफी समय से चल रही हैं, वो उसमें फ्राइडे भी एक डिमांड है। इवन मुख्य चीफ लेबर कमिश्नर के इंटरवेंशन के बाद भी 1 साल से प्रोसीडिंग चल रही चीफ लेबर कमिश्नर के साथ। लगातार मीटिंग्स हो रही है, हर 2-3 महीने बाद मीटिंग होती है, उसके बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इतना सारा कानूनी प्रक्रिया जो भी होती है सब पूरा पालन करने के बाद भी, पत्र देने के बाद भी, मुलाकात करने के बाद भी, ऑफिशियल अधिकारी बैठक करने के बाद भी, तो बोर्ड की तरफ से कोई भी कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं आया है, कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, तो व्यवस्था में हमको वो हड़ताल करनी पड़ी है। अच्छा, सो इस स्ट्राइक का क्या इम्पैक्ट रहा, मतलब ओवरऑल, और चाहे वो स्टाफ पे हो या पार्टिसिपेशन को लेकर के हो, क्या क्या सही है, एक चीज तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, जनता के मन में ये एक गलतफहमी है कि स्ट्राइक बैंकर्स की छुट्टी होती है। पहले तो ये मैं बताऊँ, जिस दिन स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक की सैलरी उन लोगों की तकती है, स्ट्राइक की सैलरी नहीं मिलती। स्ट्राइक के इम्पैक्ट की अगर बात करें तो उस दिन पूरे देश में सारे बैंकिंग कामकाज जो कि बैंक प्रोवाइजर्स के अंदर होते थे, वो सारे कामकाज ठप रहे हुए हैं। और लाखों करोड़ों का लेन देन जो भी लोगों का होता है, वो उस पर्टिकुलर सिर्फ एक दिन के लिए वो निर्णय पे हैं। 7.5 लाख कर्मचारियों ने पूरे देश में जगह जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन किया है, प्रदर्शन किया है, और उससे हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात को समझेगी, हमारी जायज मांगों को मानेगी, अपनी ही बात को इम्प्लीमेंट करेगी जल्द। और फिर तो स्ट्राइक के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से, आईबीए की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आया? अभी तक कोई जवाब नहीं है आपकी तरफ से। ऐसा मतलब आपको क्या लगता है कि कब तक आ सकता है? देखिए, अगली बैठक चीफ लेबर कमिश्नर ने मार्च में शेड्यूल की है, क्योंकि ये सारा मैटर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में भी आता है, और मार्च में किया है। हमारा संपर्क आईबीए के साथ लगातार है, लेकिन 2 साल से जब उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो ये कहने की स्थिति अभी कोई भी नहीं है कि सरकार कब तक रिस्पांस देगी। जब भी हम लोग सरकार से बात करते हैं, उन सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय का एक ही उत्तर होता है कि हमें समय चाहिए। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जब उनको मर्जर करना होता है, जब उनको प्राइवेटाइज करना होता है किसी बैंक को, या डाइल्यूट करना होता है, इक्विटी स्टेक डाइल्यूट करना होता है, फिर उनको समय नहीं लगता है, महीने ही मन के अंदर वो निर्णय ले लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और यहाँ एक 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग जो कि 10 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, 2 साल से समझौता भी हो गया, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करने में उनको समय चाहिए, तो ये बात हमारी समझ के परे है कि उनको क्यों समझ चाहिए थे। तो ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ, इसे क्या इग्नोर किया गया है आपके हिसाब से? इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे देश की सारी बैंकिंग सेवाएं ठप हुई है, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी जनता को उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। बैंकिंग सर्विसेज को ना गवर्नमेंट इग्नोर कर सकती है, ना बैंकर्स इग्नोर कर सकती है, बट ये है कि उसका जवाब आने में, उसका उनकी तरफ से कुछ भी उत्तर आने में, उसमें समय लग सकता है। अब जैसे 5 डेज वर्किंग की बात करें तो उसका रियल मीनिंग क्या है धनंजय जी? 5 डे वर्किंग का रीजन में नहीं, सोमवार से शुक्रवार तक बैंक खुले रहे, शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहे।
तो इसमें आपका मॉडल क्या होगा आगे 5 डेज वर्किंग को लेकर के, या मंडे टू फ्राइडे और फ्राइडे वर्किंग सिंपल और मॉडल है, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग रहेगी। ये जो एट एक्स्ट्रा एक सैटरडे ऑफ की लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों में बात हो चुकी है, समझौता। वो जब समझौता हुआ था उसी समय हम लोगों ने बोला था कि वह बाकी सारे दिनों का वर्किंग टाइम हम लोगों का ऑफिशियली बढ़ा दिया जाए, उसके लिए हम लोग तैयार थे। उस पर भी हो चुका है। जितना अगर घंटे की बात करें तो जितने घंटे कम होंगे उतने घंटे बाकी वर्किंग डे में कवर हो जाएंगे, तो काम के समय पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगी। पब्लिक को इससे क्या बेनिफिट होगा जो 5 डेज वर्किंग है? लेकिन बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है, पूरी जनता के धन को मैनेज कर रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा रिस्की प्रोफाइल है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। तो अब अगर हम बैंक्स की बात करें तो हम बैंकर्स बिजनेस करके बैंक के प्रॉफिट से ही अपनी सैलरी लेते हैं। हम लोगों को तनख्वाह सरकारी खजाने से नहीं मिलती है। तो बैंक का बिजनेस ग्रो होना, बैंक का व्यवसाय बढ़ना, ये सब हम लोगों की आवश्यकता भी है, हम लोगों की जरूरत भी आवश्यकता भी है, जिम्मेदारी भी है। धीरे धीरे समय रहते हुए आप लोगों ने भी कई घटना ये देखी होंगी कि बैंकिंग के काम के दबाव में बहुत से एम्प्लॉयज नए कर्मचारी डिप्रेशन का शिकार हो गए, नौकरी जल्दी छोड़ दिए, या कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है। वजह से ये कि हम लोगों पर जिम्मेदारी सरकार की सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, जनता की सेवा करना, प्रॉफिट कमा के देना, सरकार को डिविडेंड देना, हर तरह के सारे काम करने हैं हम लोगों को। उसी में से अपना वेतन भी निकाल रहा है। काम का दबाव, कंप्लायंस जितने भी होते हैं उन सारी चीजों का दबाव, स्टाफ का शॉर्टेज, ये सारी चीजें को देखते हुए बैंकर्स पर, भाई हम सभी बैंक है तो इसी समाज का हिस्सा। अब ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है कि जब भी बात आती है बैंकर्स की, लोगों के मन में एक नकारात्मक भावना बैंकर्स के प्रति है कि हाँ भाई ये लोग एंजॉय कर रहे हैं बैंकिंग में, अच्छी अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं, काम कुछ नहीं है। लेकिन आप अपनी बात समझिए कि अगर आपके पास उदाहरण के तौर पर अगर 1 लाख रुपया होता है, उस 1 लाख रुपए को उसको जो भी व्यवस्था करनी है आपको, तो उसके लिए आप दिन भर सोचते रहते हैं। यहाँ पर जनता का हजारों लाखों करोड़ रुपए हमको मैनेज करना है ईमानदारी के साथ कि उससे कोई दुरुपयोग ना कर पाए। वो पैसा जब जनता मांगे तो उसको दे दिया जाए। इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए लोन भी देना है, उस लोन को रिकवर भी करना है, कंप्लायंस भी सारी की सारी चीजें करनी है, कोई गैर कानूनी काम ना हो, वो सब भी चीजें करनी है। वो सारी चीजें देखते हुए उतने ही कम सब उतने ही समय में उतने कम स्टाफ के साथ प्रॉफिट भी कमाते देना है। तो जिस तरह का प्रेशर, मानसिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है सारे बैंकर्स पर, और इस बात को कहते हुए मुझे ये कहिए कि संकोच नहीं होगा कि बढ़ते हुए बिजनेस के दबाव में टॉप मैनेजमेंट कई बैंकों का उनका बताइए रवैया भी अपने एम्प्लॉयज की तरफ नकारात्मक और दबावात्मक होता जा रहा है। उनका सिर्फ यही उद्देश्य है किसी भी तरह से टारगेट्स कंप्लीट हो, बिजनेस ग्रोथ हो। इन सब चीजों से जुड़ के ये नकारात्मकता हमारे लोगों में बढ़ती जा रही है, अवसाद बढ़ता जा रहा है, बीमारियां तरह तरह की बढ़ती जा रही हैं। सुबह 9:30 9:45 से लेकर शाम को 7 7:30 इतना समय लगातार बैंक में कस्टमर्स को उसके बाद सारे काम करते हुए, और सारा का सारा काम मानसिक है बैंकर्स का। कोई गलती ना हो, अगर 1 भी रुपया शॉर्ट होता है कैश में तो वो पैसा बैंकर को भटका पड़ता है। जरा से भी कभी कोई भी अगर लोन खराब होता है, उस खराब लोन के पीछे कार्रवाई उस वचन कर्मचारी के खिलाफ की जाती है। वैसे पूरी तरह से नौकरी का रिस्क है, मेंटल रिस्क है, हेल्थ का रिस्क है। ये सारे रिस्क देखते हुए इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा समय हम लोगों को, बैंकर्स को भी अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर एक दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा, उसकी छुट्टी की बात कर रहे हैं, तो अगर एक सैटरडे ऑफ, 2 सैटरडे ऑफ पहले में ऑलरेडी है, 2 सैटरडे ऑफ वर्क की बात हम और कर रहे हैं। थोड़ा सा समय अगर बैंकर को अपने लिए, अपने परिवार के लिए मिल जाएगा तो निश्चित रूप से अगर थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा सा परिवार के साथ मिल लेंगे, तो अगले दिन जो भी काम के लिए आएगा फ्रेश माइंड से आएगा, किसी तरह की इरिटेशन नहीं होगी, पोलाइट वे में काम करेगा। जब पोलाइट वे में फ्री माइंड से काम करेगा तो कोई गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी तो निश्चित रूप से सारा फायदा तो जनता का ही होगा ना। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट बेनिफिट भले ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक के लिए निश्चित रूप से। जैसे ये कहा जाता है कि बैंकर्स छुट्टी मांग रहे हैं, ये मिथ कैसे बस्ट किया जा सकता है, कैसे करेंगे ऑफिस? आप इसको छुट्टी की तरह देते हैं, हम कह रहे हैं हम अपनी जिंदगी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा समय मांग रहे हैं, जिससे हम उस समय का सदुपयोग करके आपकी की सेवा में, जनता की सेवा के लिए थोड़ा और अच्छे मन से, थोड़ा फ्रेश माइंड से, थोड़ा स्वस्थ मन से काम कर सके। तो ये छुट्टी नहीं है, ये कहिए कि
अब जो स्थिति बन गई है ये कहीं ना कहीं जान पर बधाई है। मानसिक दबाव शारीरिक कष्ट से ज्यादा तकलीफ देता है, और मानसिक दबाव जिस सीमा को पार कर रहा है, कई घटनाएं जनता के संज्ञान में नहीं आती है। कई आत्महत्याएं, कई नौकरी छोड़ना, और इवन क्या है कि कुछ एक स्टेप्स पे हमने ये भी देखा है कि लोगों को डिप्रेशन में जाके इवन पागल खाना जो शब्द आप लोग कहते हैं वहां तक कुछ लोगों को समय तक दिखाना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ काम का दबाव, टारगेट का दबाव, गलती ना हो उसका दबाव। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा विराम, थोड़ा विश्राम आवश्यक है। तो छुट्टी नहीं है, ये अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए थोड़ा सा समय है। मतलब जैसे कहा जाता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो जो बैंकर है, एम्प्लॉय है, उसका एवरेज टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम वर्क का मिनिमम किसी भी बैंक अप्लाई के लिए 9 घंटे है मिनिमम। कहते तो है कि 10 से 5 तक बैंक रहता है, लेकिन 9:30 से 9:45 के बीच में सब लोग बैंक में आ जाते हैं, और कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जो 7 बजे के पहले निकल पाता। ये मिनिमम बताया मैंने। इसके अलावा डिपेंड करता है कि वर्कलोड कितना है, पर्टिकुलर दिन का कितना है। कहीं किसी जगह पर ऐसे 8 साढ़े 8 के पहले शाम को कोई नहीं इधर निकल पाता। और भले ही हम बात करें फाइनली वे की, लेकिन औसतन अगर हम बात करें तो पूरे देश के सभी कर्मचारी महीने में कम से कम एक ही छुट्टी अपनी बैंक के काम के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, कम से कम एक छुट्टी। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस तो पूरी तरह से शैटर्ड है। सुबह से शाम तक काम करेंगे तो वरना परिवार के लिए समय दे नहीं पाएंगे, समाज के लिए समय दे नहीं पाएंगे। जैसे बस समाज में भ्रांति इसीलिए फैली हुई है कि यहाँ भी घर में आराम कर रहे हैं, बैंक में अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो इसलिए ना, क्योंकि हम लोग समाज में जा नहीं पाते, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिल नहीं पाते, कारण ये है कि भाई वो काम में हमारे जाता है। इवन जो लोग अपने घर में पोस्टेड है वो लोग भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते हैं बैंक के काम के दबाव में। तो काम कम से कम 9 घंटा, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती। दिनेश, स्टाफ जो शॉर्टेज है ये ग्राउंड लेवल पे क्या कितना इशू रखती है? ग्राउंड लेवल पर समस्या ये बहुत ज्यादा है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, बैंकों का बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल सैकड़ों करोड़ के डिविडेंड बैंक सरकार को देते जा रहे हैं। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ लगभग 10 से 11% की रेट से हुआ है, पर एनम इतना ग्रोथ हुआ है। और अगर हम स्टाफ की बात कर रहे हैं तो आज के डेट में 7,60,000 था, और 3 साल पहले स्टाफ की संख्या 7,50,000 के आसपास थी। तो बिजनेस लोग इतना फिनोमिनल, काम करने वाले लोग कम, हम कहें तो उसके मुकाबले में। तो और इस बात को अनफॉर्चुनेटली की बस सरकार भी नहीं समझ रही है कि जितने रिटायरमेंट्स हो रहे हैं उतने भी स्टाफ का रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा। तो समस्या गंभीर है, और स्टाफ शॉर्टेज की वजह से एक ये जो फाइंड बैंकिंग का जो डिमांड है, जो मैंने मुताबिक आपको बताया कि ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जब काम करने वाले लोग कम हो गए, हाथ कम हो गए, काम ज्यादा होगा, बिजनेस प्रेशर ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से गलतियां भी होगी, और दबाव में फिर मेंटल प्रेशर और मेंटल टेंशन में बीमारी भी बढ़ेगी। तो ये भी एक वजह है जो बैंकर्स में परेशानियां बढ़ती जा रही। और कभी कभी कई जगह पर ये भी खबरें आती हैं कि हाँ भाई, कहीं गलती हुई, कहीं फ्रॉड्स हुए, कहीं जनता के साथ अच्छे तरह से बिहेव नहीं किया गया। लोग कम होंगे, काम ज्यादा होगा, और तो उस कम के उसका असर यही पड़ेगा ना निश्चित, जो एक्सपेक्टेशन है लोगों का जनता से कि मतलब ये काम इतने समय में हो जाए। आदमी एक काम 4 गुना बढ़ गया है, समय उतना ही, वो कस्टमर सर्विस पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस ग्रोथ पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, और बैंक के स्टाफ की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा। अच्छा, जैसे जो टारगेट्स है, कंप्लाइंसेस है, और इसके अलावा रिकवरी है, इसका प्रेशर कितना रहता है एम्प्लॉइज? इसका प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि सिर्फ कंप्लायंसेस और रिकवरी के लिए प्रेशर की वजह से ही कई जगहों पर लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी है, सुसाइड्स हुए हैं। और इनफैक्ट रिकवरी के प्रेशर की आप बात कर लें तो बहुत जगहों पर आपने क्या घटनाएं देखी होगी कि बैंक का कोई कर्मचारी रिकवरी के लिए गया है, और वहां पर उस बोरोवर ने उससे मारपीट भी किया, हाथापाई दी। लेकिन फिर भी बैंकर्स मजबूती से डटे हैं। देखिए, पैसा बैंक का भले ही है, जिम्मेदारी हमारी है रिकवरी करने के लिए। पैसा है तो जनता का ना, जनता के पैसे को रिकवर करने के लिए जिन लोगों ने गलत तरीके से उसको लिया, बैंकर्स अपनी जान जोखिम में डाल रहे होते। तो इस बात को मैं अपील करूंगा जनता से समझने के लिए कि हम जो कर रहे हैं आपकी सेवा के लिए कर रहे हैं। तो हमारा साथ दीजिए,
प्रेशर रहता रहेगा, बढ़ता रहेगा, अर्थव्यवस्था जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से बिजनेस ग्रोथ भी होना चाहिए। कंप्लायंस निश्चित रूप से, जो कंप्लायंस नहीं होंगे तो गैर कानूनी काम होंगे, तो कंप्लायंस करना वो हमारी पहली प्राथमिकता है। वो हमारे सारे बैंकों का ये पहला आदेश यही है कि कंप्लायंस फर्स्ट। तो कंप्लायंस के साथ साथ बिजनेस ग्रो करना और जनता की सेवा करना, तीनों चीजें मिक्स है। लेकिन जब तीनों मिक्स होंगी, स्टाफ कम होगा, अब प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर का असर ही ये पड़ रहा है कि गलतियां हो रही हैं, कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं, और छूटने हुए पॉइंट्स की वजह से भी कई जगह पर ना चाहते हुए भी फ्रॉडस्टर्स जो है वो सेल लगा पा रहे हैं, कुछ बैकवर्डी काम वो कर पा रहे हैं, और लो व्हीकल स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है वो अलग। तो कंप्लायंस बिजनेस, ठीक है, ये आवश्यक है बैंक के लिए, बैंक की ग्रोथ के लिए और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। लेकिन इसको ठीक से डील करना और इसमें जो भी कमी है उसको दूर करना वो भी जरूरी है। उसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं इस बात पर ध्यान दिया जाए। वैसे जैसे जो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ है, ये क्या इम्पैक्ट करती है? अब कोई भी काम अच्छे से तभी कर पाएंगे जब पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, और उसमें भी मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, कई बार होता है कि हल्का फीवर भी होता है तो भी हम लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन अगर मेंटली फिट नहीं होंगे, मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो काम कर भी नहीं पाएंगे, जो काम होगा उसमें गलतियां भी होगी और नुकसान भी होगा। तो स्वास्थ्य के ऊपर वैसे भी हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, और उन्हें कहती है कि पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया ही नहीं होगी तो वो सुख, चाहे अपने सुख की बात है, दूसरे के सुख की बात है, दूसरों को सुख तो तभी दे पाएंगे ना, खुद सुखी हो गए। फाइन टेस्ट जो स्ट्राइक है, इसका एक लाइन में एक रीज़न बताइए, क्या हो सकता है? एक लाइन में कारण सिर्फ यही है कि सरकार और संबंधित जो कार्यालय है उनका अपने ही बात को, जो उस पे वो राजी हो गए थे, उस बात को इम्प्लीमेंट ना करना, ये कारण रहा है स्ट्राइक। तब ठीक। जैसे रूरल साइड में हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो सैटरडे को बैंक जाते हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन होती है? देखिए, आज की डेट में डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल प्रोडक्ट इतने ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं कि अब रूरल की या करियर की बात करें, इस एक्टिंग स्ट्राइक से भी इंटरनल काम से जो असर पड़ा वो असर पड़ा, लेकिन प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कहीं भी कुछ भी ज़्यादा अंतर जनता पर नहीं पड़ा। कैश डिस्पेंसेशन के लिए एटीएम्स है, आपके पास मोबाइल पर सारे यूपीआई सारे के सारे ऐप्स अवेलेबल है। इवन लोन की कस्टमर्स को वो भी ऑनलाइन सारे ट्रांजेक्शन अवेलेबल होते हैं। तो जितने ऑनलाइन चैनल और अल्टरनेट बैंकिंग चैनल, जितने बैंकिंग इंडस्ट्री में अल्टरनेट चैनल अवेलेबल है, उतने पूरी देश में या पूरी दुनिया में कहीं भी अल्टरनेट चैनल अवेलेबल नहीं है। तो किसी को भी, चाहे रूरल की बात करें, रूरल सेटअप की तरह आप बात करेंगी, तो पहले आज की हमारी रूरल जनता भी पढ़ी लिखी और समझदार है, वो भी यूपीआई यूज कर रही है। तो ट्रांजेक्शन के लिए कोई जरूरत नहीं, और डिजिटल बैंकिंग पर जैसे गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है, तो कैश का तो कम ही हो रहा है ट्रांजेक्शन, और उसके साथ में लगभग हर गाँव में बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स रहते हैं। रूट कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए, उनके थ्रू भी जनता कर सकती है। तो जनता के काम विकास पर, जनता की सेवा पर फाइन देकर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे जो समाज का इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे सीनियर सिटीजन और पेंशनर, इन सब के लिए कोई अलग स्पेशल कुछ अरेंजमेंट है, क्या है? सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स के लिए लगभग हर बैंक में डोर स्टेप बैंकिंग का प्रावधान किया गया है कि अगर वो अक्षम है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तो बैंक के दिए हुए नंबर पर या बैंक के ऐप में वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनको जरूरी सुविधाएं, चाहे कैश देना हो या चेक जमा करना, उस तरह की सुविधाएं बैंक के कर्मचारी या बैंक ने डायरेक्ट जो से किया है, वो घर जाकर सीनियर सिटीजन पेंशन को सुविधा दे सकते हैं। ताकि अच्छे से बात करते हैं कि इमरजेंसी सर्विस की, तो आपके हिसाब से क्या होगी? यस, इमरजेंसी सर्विस। देखिए, बैंक सारे इमरजेंसी जनता की सेवा के लिए जितने भी इमरजेंसी प्रोविजन है उसका ध्यान हमेशा रखा जाता है। अब अचानक से ऐसा कुछ बैंकिंग कोई मेडिकल सर्विस तो है नहीं जो अचानक से ऐसी कोई नीड आ जाएगी। फिर भी जैसे ही कहा गया कैश की भी रिक्वायरमेंट, तो क्या एटीएम हमेशा अवेलेबल होते हैं। और चाहे छुट्टी हो या स्ट्राइक, अगर एक दिन की स्ट्राइक है तो स्ट्राइक से पहले जो भी वर्किंग डे है, अगर बैंक 2 दिन के लिए बंद रखने हैं तो 2 दिन के लिए प्रोविजन करके उतना कैश सारे एटीएम में डाल दिया जाता है। अगर छुट्टी हो, चाहे किसी भी वजह से बैंक बंद हो, तो कैश की समस्या उस वो भी नहीं है। और कैश से ज्यादा भी जो महत्वपूर्ण चीज है, जो उस पर सरकार भी ध्यान दे रही है, जोर दे रही है, हम भी लोगों से ये अपील करना चाहेंगे, कैश के मुकाबले, कैश की बजाय आप लोग डिजिटल बैंक की तरफ ज्यादा जाइए। हम 24 घंटे बैंक के सारे सर्विस ऑन रहते हैं, 24x7। चाहे फंड ट्रांजेक्शन की जरूरत हो, इवन आज की डेट की बात करें तो डेबिट कार्ड की भी लोगों को जरूरत नहीं होगी। बैंक के ऐप से कार्डलेस कैश का विड्रॉल, कार्डलेस कैश विड्रॉल का ऑप्शन होता है,
ये सारी सुविधाएं 2400 घंटे 365 दिन उपलब्ध हैं। इमरजेंसी में कुछ भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई सुविधा उनको मिल जाएगी, चाहे कैश की हो चाहे डिजिटल बैंकिंग की हो, और बैंकों के हेल्पलाइन पे कॉल करके भी वो अपनी इस सुविधा का आनंद उठा सकता है। क्या यूनियन डेली वर्किंग आवर्स को लेके एक्सटेंड करने का कुछ? जी, इस मुद्दे पर तो 2024 में समझौता हुआ था, तो 5 डे वीक के लिए जो इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 सैटरडे एक्स्ट्रा ऑफ मिलने थे, उसके लिए डेली 40 मिनट के आसपास वर्किंग टाइम बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अपना कंसेंट दे दिया है। तो वर्किंग आवर्स जो कम होंगे वो कंपनसेट हो जाएंगे। जैसे आपके हिसाब से प्रीफर्ड जो वर्किंग का स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्रेफर्ड वर्किंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाना आज के समय में संभव नहीं है। प्रेफर्ड तो सिंपल वही होता है कि 10 to 5 वर्किंग और 5 days अ वीक, हम लोगों के लिए प्रेफर्ड वही है। लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जितना वर्कलोड है, जितना प्रेशर है, और इस जाहिर सी बात है, अगर सामने कोई कस्टमर आया है, उसकी कोई ज़रूरत है, तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। अगर उसकी ज़रूरत है और हमारे हाथ में है तो उसका काम हम कर देते हैं। हमारे लिए प्रेफर्ड बैंकिंग सिर्फ ये है कि जनता की सेवा होना चाहिए, जनता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, जनता का पैसा जनता के लिए सुरक्षित रखना और उनको समय पर वापस करना, उनके उपयोग में आना, हमारे लिए प्रेफर्ड बैंकिंग यही है। क्या 5 डेज वर्किंग से बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या बिजनेस पे इफेक्ट होगा क्या? 5 डे बैंकिंग पे प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ेगी। जब स्वस्थ मन से आराम किया हुआ फ्री माइंड से कोई भी पर्सन आए, कोई भी एम्प्लॉय आके काम करेगा, तो अच्छे मन से काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ेगी, उसके डिसीजन सही होंगे, उसकी गलतियां नहीं होंगी, और मन में अंदर से भी फीलिंग आती है ना कि हाँ भाई ठीक है, अगर हम इस समय पूरी तरह से फिट हैं तो बिजनेस आने के लिए बाहर लड़ना भी पड़ रहा है तो लौट जाएंगे, दौड़ के बाहर जाकर लोगों से मिल के रिक्वेस्ट करके बिजनेस ले आएंगे, तो बैंकों का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और एक इनडायरेक्ट बेनिफिट अगर हम कहें कि बैंकों के प्रॉफिट्स में इनडायरेक्ट बेनिफिट ये आना है कि 7.5 लाख बैंकर्स हैं पूरे देश में। 7.5 लाख बैंकर्स में अगर 2 दिन महीने में छुट्टी रहेगी तो जितने भी ब्रांचेस ऑफिसर्स हैं, सारे ब्रांचेस ऑफिसर्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से बिजली का खर्चा, सारी चीज़ें बचेंगी उनकी। और सबसे ज़्यादा इस समय एक और पॉइंट पर ट्रस्ट है जो समस्या से जनता जूझ रही, शायद ध्यान नहीं दे रही, वो है पॉल्यूशन। अगर महीने में 2 दिन 7.5 लाख लोग, 7.5 लाख लोग में से 7 लाख लोग तो निश्चित रूप से अपने वाहन से जाते हैं, कोई भी साइकिल से पैदल नहीं आता है। 7.5 लाख लोग महीने में 2 बार अगर अपना वाहन घर में रखेंगे तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन की समस्या पर भी उसका असर पड़ेगा, कम होगी वो समस्या। पॉइंट टू इनडायरेक्ट बेनिफिट है। लोनिंग सेक्शन है और भी रिकवरी है, इन सारी चीज़ों पे और बैंकिंग पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? मतलब देखिए, इन पर असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा कि लोन और एडवांस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक दिन का डिसीजन नहीं होता है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। वो कोई भी लोन प्रोसेस करने में 15 से 20 दिन का समय लगता है, तो वो एक दिन का काम उस 15 से 20 दिन के काम को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करने वाला है। ओके, क्या इस 5 डेज वर्किंग को लेके आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है? 5 डे की सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद भारत सरकार है। 1985 से भारत सरकार के सारे कर्मचारी इसकी सुविधा ले रहे हैं। सेबी की बात कर लीजिए या फिर कई प्राइवेट कॉर्पोरेट से बात कर लीजिए, वो ना 5 डे की बात कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में, तकरीबन 17 से 18 देशों में 4 डे वर्क कल्चर है। 4 दिन काम करते हैं, सिर्फ 7 से 8 घंटे 4 दिन। आइसलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन सारे देशों में, कुछ देशों इवन यूनाइटेड किंगडम में भी पायलट प्रोजेक्ट पर ही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है। 4 डे वर्किंग का, नॉट ओनली बैंकिंग, 4 डे वर्किंग का। तो जब कई देश 4 डे वर्किंग पर आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो लोग 5 डे वर्किंग, जो 5 डे वीक, जो ऑलरेडी बहुत से डिपार्टमेंट्स, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से कॉर्पोरेट, अब 5 डे की बात करें, बहुत से कॉर्पोरेट वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ता। जैसे धनंजय जी, आपने चूंकि बैंकिंग हमारे डेली रूटीन की लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है और हम सब इसी से ही कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ को चलाते हैं आज के इस समय में, तो आपकी तरफ से मतलब नो डाउट आप एज अ यूनियन हेड के रूप में बैंकर्स को लेकर के जो भी मांग रख रहे हैं, वो मांगे आपकी आपने बताया, जस्टिफिकेशन के साथ बताया कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में वर्कलोड, प्रेशर, इन सारी चीज़ों से बैंकर गुजर रहा है और उसके लिए कोई ऐसा मंच, कोई ऐसी डेस्क नहीं है जो उसकी बात को उठा सके। तो चूंकि आप इस बीड़े को उठा रहे हैं और इस बात को रख रहे हैं, तो आपको क्या क्या स्ट्रगल ऐसी फेस आती है जो आपने महसूस की हो और कितना लोगों का सपोर्ट आपको मिला है, ये आप प्लीज बताएं। देखिए, हमारे कर्मचारियों का सपोर्ट तो पूरी तरह से है,
लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि हम बैंकर्स को भी इस बात की तकलीफ होती है कि आम जनता के मन में कुछ नकारात्मक अवधारणाएं बैंकर्स के लिए बनी हुई हैं। जी। तो आम जनता का सपोर्ट हम लोगों को निश्चित रूप से चाहिए होगा। एक बात जब तक हमारी जनता ये नहीं समझेगी कि पहली बात तो हम आप ही के समाज के बीच की, दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, और दूसरा ये कि हमारी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हम उसको कर भी रहे हैं कि आपका पैसा आपके लिए सुरक्षित रखकर आपको उसका फायदा भी देना है और आपको समय पर वापस भी करना है। तो इस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। पिछले दशकों से आप देख रहे हैं, जब से बैंक बने तब से आप देख रहे हैं इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जब हम पूरी तरह से, तो इन नकारात्मक अवधारणा जो आपके मन में है हमको ये तकलीफ देता है। हम यही आपसे उम्मीद करेंगे, आप इस बात को समझिए कि बैंकिंग का काम सबसे ज्यादा कठिन कामों में से सबसे ज्यादा कठिन होता है दूसरों के धन को संभाल के रखना, उस धन की रक्षा करना। वो काम पब्लिक सेक्टर बैंकर्स, अभी के बैंकिंग की बात करें तो सभी बैंकर्स वो बैंक काम अच्छे से कर रहे हैं, आपके धन को संभाल के रख रहे हैं। तो इसमें यही उम्मीद करेंगे आपसे कि अपना जो हम जिन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं आपके हित के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा भी हित उसमें है, कहीं ना कहीं हमारे थे, तब सबका हित होगा तो हमारा भी होगा। लेकिन जिन मुद्दों के लिए, जो मुद्दे सिर्फ और सिर्फ जनता से जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारा कोई हित नहीं है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी प्राइवेटाइजेशन की, हम लोगों ने बात की थी मर्जर की, प्राइवेटाइजेशन का, मर्जर का, एनपीए रिकवरी का। अगर एम्प्लॉय के तौर पर अगर हम बात करें तो कोई अकाउंट में अगर एनपीए रिकवरी नहीं हो पा रही है किसी भी वजह से, हमने अपना काम पूरा कर लिया, उसके बाद नहीं रिकवरी हो पा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से बैठ जाना चाहिए अगर हम एम्प्लॉय की बात करें। लेकिन हम बात करें कि नहीं, वो पैसा जनता का है, उनको लेके जाना है, तो ऑल आउट एफर्ट हमारे लोग करते हैं, जाते हैं फील्ड में, भले ही थप्पड़ खा के आते हैं, गालियां खा कर आते हैं, भले ही एक दो जगह पर ऐसी नौबत आ गई है कि जान से मरने की नौबत आ गई। क्यों कर रहे हैं? हम लोग आपकी सेवा के लिए कर रहे हैं। आपकी सेवा के लिए हम उस लेवल तक जाते हैं, अपनी जान भी खतरे में डालते हैं, और जरा सी गलती पर हम हर तरह से अपना नुकसान भी झेलते हैं। आपकी सेवा के लिए कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट हमको चाहिए होगा। बात को समझना है, और जहां भी अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलत है, आप निश्चित रूप से बात करिए। हमको फोरम्स की अवेलेबिलिटी है, हमको कांस्टेंट ये भी आ रहे हैं कि जो संबंधित लोग हैं उस बात को उस गंभीरता से नहीं ले रहे, नहीं समझ रहे। सरकार की ये बात करें, सरकार को ही इस बात को समझाने में, कन्विंस करने में हम लोग अभी तक सफल नहीं हुए। सफल होते तो फिर वो मान जाते सरकार। यही सारी बातें। सही बात है। तो आज के समय में मुझे लगता है कि आपने जिस हिसाब से बैंकर्स के प्रॉब्लम्स को, उनके दर्द को रखा हमारे इस पॉडकास्ट में, तो हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज या कोई बात कहना चाहते हो तो खुल के अपने शब्दों में इस बात को आप जरूर रखें प्लीज। हम सरकार से सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं कि हम आपके सौतेले बेटे नहीं। हमारी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ बैंकर की समस्या नहीं है, वो समस्या जमीन से जुड़ी हुई आम जनता की समस्या है। अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उस पर असर पड़ेगा बैंकिंग पर, बैंकिंग सर्विसेज पर, बिजनेस ग्रोथ पर। अगर आप एम्प्लॉय की बात ना भी ले तो भी जनता की अगर सेवा करनी है, जनता के धन को व्यवस्थित रूप से रखना है, अगर हम आपसे मांग कर रहे हैं, अगर हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जानबूझ के बैंक का, जनता का पैसा लेकर भाग गए हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, वही जनता के हित के लिए कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया जो राइट ऑफ किया जा रहा है उन लोगों के लिए, जो लोग जनता का पैसा लेके भागे, उनको दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, तो इन जनता के लिए कर रहे हैं। सरकार से यही अनुरोध है कि इस बात को समझे, जनता के हित में जो चीजें हैं, प्राइवेटाइजेशन, मर्जर, इस बात पर ध्यान दिया जाए, जिससे जनता के धन की भी सुरक्षा हो, उनको उनका रिटर्न नहीं मिले, इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो और हमारा देश तरक्की करे। आज हमने बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करी, बैंकिंग स्ट्राइक को लेकर के, जिसपे जो कैनरा बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के ऑफिसर्स धनंजय सिंह जी, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आपकी राय इस चीज़ को लेकर के क्या है, आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और धनंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट में आने के बाद और बैंकिंग की चीज़ों को हमारे सामने रखा और काफ़ी मिथ को तोड़ा, जो कि काफ़ी नेगेटिविटी लोगों के अंदर शायद बनी हुई थी उन चीज़ों को लेकर के। तो थैंक यू सो मच। मुझे बुलाने के लिए और मुझे जनता से रूबरू होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, मैं धनंजय सिंह, कैनरा बैंक ऑफिस से तहसील में सीनियर एस्टिमेट
इको हरियाली फाउंडेशन मार्च 2026 में कृषि महाकुंभ का आयोजन किया करने जा रहा है। एक बहुत ही नोबल कॉज है। देश के सभी अन्नदाताओं के लिए उनकी समस्याओं से संबंधित चर्चा, उनकी समस्याओं को सुनना, समझना, उनकी समाधान करने के लिए नए नए तरीके निकालना, इस पवित्र कॉज के लिए एक महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है इको हरियाली फाउंडेशन। तो इस काम के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं।